बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी में संकलित पाठ गलता लोहा के बारे में पढ़ेंगे। गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखा गया, जो समाज में जातिगत विभाजन है, इसके कई कोणों पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी की है। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व हम शेखर जोशी के जीवन के बारे में जानते हैं। शेखर जोशी का जन्म उत्तरांचल अल्मोड़ा 1932 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी के बड़े परिवर्तन के रूप में ये हमारे सामने आते हैं और इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर, लीक से हटकर इन्होंने कई तरह की कहानियाँ लिखी और इन्हें कहानी की इसी विधा में और साहित्य जगत का केंद्र यही बनी रही, यानी जातिगत समस्याएं, समाज में फैले हुए जातिगत अंतर्द्वेष और यही जातिगत विभाजन के जो विभिन्न कोण हैं या विभिन्न बातें हैं, इन पर बेबाक टिप्पणी इन्होंने की है। इस उठान की नई कहानी, इसे हम नई कहानी का नाम देते हैं और छठे दशक में नई कहानी का आंदोलन माना गया, इसको स्वरूप दिया गया और नई कहानियों लेखन में शेखर जोशी का नाम अन्यतम है और इनकी साहित्यिक रचनाओं को देखते हुए इन्हें पहल, सम्मान आदि से नवाजा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी की घटवार और सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार और शब्द चित्र संग्रह एक पेड़ की याद। इनकी कई कहानियाँ अनेक भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। ये अंग्रेजी, पोलिश और रूसी आदि भाषा में अनुवादित हो चुकी हैं। ये इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया जा चुका है। साहित्यिक रूप से हम बात करें तो ये नई कहानी के आंदोलन के प्रगतिशील लेखक के रूप में हमारा या समाज का ये प्रतिनिधित्व इनकी कहानियाँ करती हैं। समाज में मेहनतकश मजदूर और सुविधा विहीन तबकों पर इनकी लिखी गई कहानी जगह पाती हैं। निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली का और सामाजिक यथार्थ की बारीकियों का ये नुक्ता चीनी करते हैं, उसे पकड़ते हैं। इनके रचना संसार से गुजरते हुए हमें समकालीन जीवन की बहुविध विडंबनाओं का महसूस कर सकते हैं और ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। बच्चों, गलता लोहा कहानी में समाज में फैले हुए जातिगत विभाजन और उसके दोषों को यहाँ पर उजागर किया गया है। इस लेखक ने अपनी लेखनी में एक अर्थ की गहराई को दर्शाया है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी तो स्पष्ट नहीं है, किंतु इसमें एक मेधावी और एक निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा पर पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक में रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता दिखा देता है और मोहन का यह जातिगत आधार पर निर्मित हुई झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश और सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता है। ये मानो गलता लोहा गलकर नया आकार ले रहा है, यानी सामाजिक स्वरूप में नए दौर में वह ढल रहा है। मोहन के पिता बंशीधर
तिवारी जो जीवन भर पुरोहिती करते हैं, वे अपने वृद्धावस्था में कठिन श्रम न कर पाने के कारण वे व्रत उपवास नहीं होता और इस वजह से चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ यानी रुद्र अभिषेक करने जाना था, किंतु तबीयत ठीक नहीं है। मोहन को उनका आशय समझ में आया, लेकिन पिताजी जैसे अनुष्ठान करने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद थी। उसे अपने मित्र धनराम लोहार की याद आई और धनराम लोहार के दुकान में पहुंचकर वह धार लगवाना चाहता है। इस तरह से वह धनराम लोहार के पास पहुंचकर बचपन की दोस्ती, धनराम लोहार बचपन का सहपाठी है और दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया वे पिछले साल गुजर चुके हैं और दोनों हंस हंस कर बातें करते रहे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था, मास्टर जी का चहेता प्रिय शिष्य था और मास्टर जी ने उन्हें, धनराम मास्टर ने उन्हें पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था। वे उसे कमजोर छात्रों को दंड देने का अधिकार भी दे दिया करते थे। धनराम ने मोहन से मास्टर के आदेश पर कई बार डंडे खाए थे। धनराम उनके प्रति स्नेह या आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठ गई थी और उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना। धनराम गांव का खेतिहर व मजदूर परिवारों के लड़कों में से तीसरे दर्जे की तरह वह पढ़ पाया और मास्टर जी उस पर विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को जब 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ तो इसकी वजह से उसकी पिटाई हुई और मास्टर जी का नियम था सजा पाने वाले लड़के को स्वयं सजा के लिए हथियार जुटाना होता था। धनराम का डर था या मंदबुद्धि होने के कारण वह 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया और मास्टर जी ने व्यंग से कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैली से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम की ओर धार लगाने के लिए पकड़ा दिया। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या भी सिखा दी थी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपने पसंद का पेज चुनने की छूट दिया करते थे, परंतु यहाँ गंगाराम स्वयं चुनाव करते थे। एक दिन अचानक गंगाराम चल बसे और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई और इससे उनके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे से उन्हें निराशा थी और वे कभी परिवार को पूरा पेट नहीं भर पाए थे, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता था। पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार कर गांव के यजमान के घर में रहता था और एक दिन नदी में कम पानी था तो मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर आ रहा था। पहाड़ों से भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गया और किसी तरह वह घर पहुंचे और इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया और उससे बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गए। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बंशीधर को रमेश साक्षात भगवान की तरह मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा और यहाँ से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। घर की महिलाओं के साथ साथ उसे गली मोहल्लों की औरतों के सारे काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात धीरे धीरे समझने लगा था।
कह सुनकर उसे समीप के एक सामान्य स्कूल में दाखिला करा दिया था। काम के बोझ व नए वातावरण के कारण मोहन वहां अपनी पहचान नहीं बना पाया। गर्मी की छुट्टी में जब वह घर आता, तभी जब रमेश के घर या परिवार के लोग या रमेश आता, उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में रोक लिया करते थे। मोहन ने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया था। वह घर वालों से अपनी असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी, और जब उसे वास्तविकता का पता चला तो गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी पूछा तो उन्होंने झूठ बोल दिया। धनराम ने तो उनसे यही कहा, मोहन लला बचपन से बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह से मोहन और धनराम के जीवन के कई प्रसंग पर वे बातें करते रहे। धनराम ने हंसुए के फाल को बेंत में लगाकर तपाया और फिर धार लगा दिया। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोलों में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा हुआ था। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से नहीं फंस पा रही थी, अतः लोहा ठीक से ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने दूसरी पकड़ में लोहे को स्थिर कर लिया और अपनी नपी तुली चोंटों से छड़ को पीटते हुए गोलाकार रूप दे दिया। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था, और उसके आंखों में एक सर्जक, एक कलाकार की चमक थी। बच्चों, आज का जो ये पाठ है, ये इस पाठ का सारांश है। गलता लोहा पाठ में जातिगत विभेद जो बताए गए हैं, उसे यहाँ पर जातिगत विभेद या घिसते हुए मूल्य के रूप में यहाँ पर बताई गई। आज भी हमारे समाज की विडंबना है। कई मायने में आजकल भी हम जातिगत विभेदों से परिचित होते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तथा इस विभेदों से कई लोगों को कई दौर पर गुजरना पड़ता है। बच्चों, इस पाठ को का सारांश है। कल अगली कड़ी में इस पाठ के गद्यांशों के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और बोध प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।